नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार यानी कि 4 मई को आतंकी हमले में एयरफोर्स के 5 जवान घायल होते हैं। पुंछ के सुरनकोट गांव में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर आतंकियों ने भारी फायरिंग की और आपको याद होगा इससे पहले सुरनकोट में 21 दिसंबर को सेना के काफिले पे आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। वारदात को 4 आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों ने अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से स्टील बुलेट फायर किया था। ये स्टील बुलेट सेना के वाहनों की मोटी चादर को पार करते हुए जवानों को लगती है। उस समय हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF जो है उसने ली थी और आतंकियों ने सोशल मीडिया पे बाकायदा हमले की तस्वीरें जारी की थी जिसमें M4 राइफल का इस्तेमाल का दावा भी किया था। आज फिर उन लोगों ने ज़रूरत की है। इस समय भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं और आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो संकेत दे रही हैं, जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बढ़ते कदम हैं, वो उन्हें हज़म नहीं हो रहे हैं और ये लोग पड़ोस में ही रहते हैं। इस पे बात करते हैं और इस पे भी बात करेंगे कि जो बाइडेन ने भारत को ज़ेनोफोबिक कहा, तो इस पर उसको किस तरीके से विदेश मंत्री ने लताड़ा। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ और वार सिचुएशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके युद्ध सेना सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल A.K. सिवाच सर। उनको मैं जोड़ लेती हूँ, फिर उनसे जानते हैं कि हमले के पीछे क्या मंशा रही दुश्मनों की। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार यानी कि 4 मई को ये जो घटना हुई है जिसमें एयरफोर्स के 5 जवान घायल हो गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर आतंकियों ने भारी फायरिंग की है। ये सब क्या है, मैं चाहती हूँ एक कंप्लीट नोट इस पर आप दें, ताकि दर्शक समझ सकें। सर। हाँ देखो मनविंदर, सच्चाई यह है कि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें जम्मू कश्मीर की, तो बहुत ही पीसफुल है। स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद एक अमन शांति का माहौल पैदा हुआ है। स्पेशली कश्मीर घाटी में आप वहाँ देखें कि किसी टाइम वहाँ पर 250 से 300 आतंकवादी होते थे, आज वो घट के 30 से 35 रह गए। और आज लश्कर तोबा जैसे मौदवर और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है वो ख़त्म हो गई है और उनके पास ना हथियार है ना अम्यूनिशन है। ऐसे में जो आपका आर्टिकल 370 और 35 ए से पहले जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अब वो जीरो है। रेडिकलाइजेशन भी साउथ कश्मीर में बहुत कम हुआ है। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन हुए हैं। रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है। सड़कों का जाल बिछ गया है। रेलवे लाइन आ गई है आपकी जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से अनंतनाग से श्रीनगर, फिर बारामूला तक। तो ये सारा का सारा माहौल दिखा रहा है कि अब शांति है और डेवलपमेंट। IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई स्ट्राइक नहीं होती जो पहले बहुत कॉमन थी। स्कूल जो है वो पूरे साल खुले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो ISI उसको लग रहा है कि ये जम्मू और कश्मीर की गेम तो खत्म। और अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है अगर देखें हम, जो कि उधमपुर और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जो पुंछ और आपकी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको 25 मई को इलेक्शन है। और इनको महसूस हो रहा है कि अब सिचुएशन इतनी नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं ISI और पाकिस्तान ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी आतंकवाद है। जैसा हम पहले भी बता सके हैं कि अब क्योंकि कश्मीर घाटी में सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी और रजौरी पुंछ का जो इलाका है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है ISI, क्योंकि वो पहाड़ी भी है, जंगली भी है और उसका एक शॉर्टेस्ट रूट है कश्मीर वैली की तरफ। अगर पीर पंजाल को आप क्रॉस करें तो ऐसे में इन जंगलों का फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्या था कि 15 साल से इसमें पूरी शांति आ गई थी और इस शांति आने के कारण
जब लद्दाख के अंदर अप्रैल मई 2020 को जो 3 डिवीजन लेके पाकिस्तान जो चीन आया था, उसको काउंटर करने के लिए कुछ ट्रुप्स यहाँ से भी भेजे थे, क्योंकि यहाँ पर अमन शांति थी। तो अब वो जो गैप था उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है और आतंकवादी फैलाने की कोशिश की है। तो इसी इलाके में ये आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश कर रहा है, मगर बहुत ही इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान है आज की तारीख में वो बैकफुट पे है, उसकी खुद की हालात खराब है, इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। मगर फिर भी ये तो कहना पड़ेगा कि आतंकवाद का साथ तो पाकिस्तान अभी भी नहीं छोड़ेगा, और उसने कम से कम 5 से 10 हजार के करीब आतंकवादी जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के, जो कि M4 राइफल से लैस हैं, जो कि अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, और जिसके पास स्टील बुलेट्स भी हैं जो पेनिट्रेट करते हैं, जिसका आप बता रहे थे, वो अभी भी बैठे हैं लॉन्च पैड पे। वो अलग बात है कि वो कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर आपका जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत पुख्ता है, मगर वो रजौरी पुंछ की तरफ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमारा वहां पर भी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत ज्यादा पुख्ता कर लिया गया है। मगर ये कुछ घटनाएं करने के साथ इनका मकसद ही ये है कि वो ये दिखाएं कि अभी भी आतंकवाद है कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर में। तो वो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। ये जो 2 गाड़ियां थी एयरफोर्स की जो सूरनकोट से पुंछ जा रही थी, उस पर हमला हुआ है। हाँ, इसमें 4 से 5 एयरफोर्स पर्सनल इंजर्ड हैं, मगर अभी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया गया है। राष्ट्रीय राइफल ने उन इलाके को घेर लिया है। ये जो भी आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व है, मुझे पूरी विश्वास है कि अगले 1-2 दिन के अंदर उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान एज ए नेशन जो कि टेररिज्म एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, वो इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ कराने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। मनविंदर, आपने बहुत सही कहा और इमरान खान ने आज कहा भी है कि भारत तो पाकिस्तान में आकर के ठोक रहा है, लेकिन बावजूद इसके उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले में शुक्रवार को एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया था। 2 AK राइफ़ल और गोला बारूद बरामद किया गया था और बांदीपुरा पुलिस ने भी ये कहा है कि उनके पास सूचना थी कि कुछ ऐसा होने वाला है और जो आपको मालूम है उधर के जो जंगाली जंगल है, वहाँ पर आतंकी ठिकानों से कुछ असलहा वग़ैरह मिले थे। तो ये जो घटना हुई है, क्या उसको उसके साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए? ये 2 दिन से जो जंगलात में सर्च अभियान चल रहा था सर? देखो वो अलग जगह है बांदीपुर, पर ये सच्चाई है कि अब जो कैशेज जिसको कहते हैं हथियार छुपाने की जगह, वो जंगलों और पहाड़ी इलाके में होती है, क्योंकि अभी कश्मीर घाटी में तो हथियारों की बहुत कमी है, और कुछ कैशेज हैं जो कि ड्रोन की मदद से हथियार आए हों। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी तो रहे नहीं, और उनको पिस्टल दी जा रही है कि जिससे वो टारगेट किलिंग करें। ऐसा कश्मीर घाटी में हो रहा है, मगर बहुत कम। और ये जो कैचेज हैं जिसके अंदर ये हथियार पकड़े गए हैं, ये हथियार हो सकता है पुराने भी हों, मगर ये सच्चाई है कि अब इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, उसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, और इसीलिए वो बांदीपुर में जो ऑपरेशन था उसमें करके इन्होंने एक बड़े बड़े कैशेज जहाँ पर हथियारों का पता। मगर ये जो सुरनकोट की तरफ हुआ है, रजौरी पुंछ की तरफ, ये थोड़ा सा अलग है। मगर ये सच्चाई है कि वहां पर भी भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हावी हैं। ये पाकिस्तान कोशिश करेगा जब हमारे इलेक्शन होना है कि कोई ना कोई गड़बड़ करे, जिसको वो दिखाने की कोशिश करे कि वर्ल्ड को कि अभी भी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं, जबकि सारा वर्ल्ड को पता है, सबको मालूम है कि अब वहां पर अमन और शांति का माहौल है। और यही नहीं, G20 की मीटिंग हमने श्रीनगर में कराई। यही नहीं, 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है UAE और सऊदी अरेबिया हॉस्पिटैलिटी जो आपके डिपार्टमेंट में। तो ये सच्चाई है कि इसके बावजूद पाकिस्तान करेगा, हम उसका जवाब देंगे। और जो बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं हर जगह कि
कि ये बदला हुआ भारत है। अब ये भारत वो नहीं है कि 2008 का आपने मुंबई हमला किया तो हमने कुछ नहीं किया, हम डोजियर पे डोजियर भेजते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर उड़ी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अंदर घुसे, 17 से ज्यादा इनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद किया, 27 से 35 के करीब आतंकवादियों को मारा। और इसी प्रकार जब पुलवामा हुआ, जहां हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो हम बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, जो कि पीओजे के में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 90 किलोमीटर इनसाइड। और वहां जाके पूरा जैसे मोहम्मद का जो एक प्रकार से ट्रेनिंग कैंप था जिसमें 300 से ज्यादा आतंकवादी थे, उनको मौत के घाट उतारा। और उसमें 15 से 20 फौजी भी थे जो ट्रेन कर रहे थे। तो ये सच्चाई है कि अब भारत बदला हुआ भारत है। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, कोई आतंकवादी हमला, तो फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि भारत तो अंदर घुस के मारेगा। और ये 15 से 20 जो आतंकवादी भी मारे गए हैं लास्ट एक साल के अंदर, अभी ये तो नहीं कह सकते वो किसने मारे हैं, मगर एक चीज तो बहुत साफ सुथरी है कि अगर कोई आतंकवादी ये सोचता है कि वो हमला करके पाकिस्तान के अंदर जाके बिल में छुप जाएगा, वो नहीं होने वाला, वो बिल से निकाल के मारा जाएगा। और ये सच्चाई है, ये अब बदला हुआ भारत है, ये आतंकवाद को नहीं सहन करेगा। और ये पाकिस्तान को भली भांति मालूम है, मगर ये सच्चाई जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो मानने वाला नहीं, आतंकवाद भेजता रहेगा। इसलिए हमें चौकन्ना रहना है। मनविंद सर, इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं, 2 फेज़ के चुनाव हो भी चुके हैं, जो ये बता रहे हैं कि मोदी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अब सीमा पार पे अ, उनके पेट में दर्द उठ रहा है या कि मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ देखा जा रहा है, जो इस तरीके की ये छोटी-मोटी घटनाएँ कर रहे हैं? क्या हाँ देखो कहते हैं ये आप? सच हाँ देखो सच्चाई ये है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट 2014 से है और 2 टेन्योर कर चुकी है। अ, उसके अंदर बहुत कुछ बदलाव हुआ है। भारत ने 10वीं एक इकोनॉमिक पावर थी, आज हम 5वें नंबर पे हैं। और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर होंगे। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट है भारत की। और भारत का आज एक दबदबा पूरे वर्ल्ड में, चाहे इकोनॉमी है, चाहे हमारी मिलिट्री पावर देखें, हमारी नेवल पावर देखें। आज अरेबियन सी में हम जो हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। कोई भी अगर हमला होता है वहाँ पर, चाहे हूती रेबल का या सोमालिया पायरेट्स का, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर तो लगता है पाकिस्तान को, जिस प्रकार से प्रेजेंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर है, एक डायनेमिक गवर्नमेंट है और ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो ये चीन को भी डर लगता है। तो अगर बस चले, पाकिस्तान तो चाहेगा कि ऐसी गवर्नमेंट आए भारत में जो कि कमजोर हो, सॉफ्ट हो, जिसको वो दबा पाए। मगर ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि भारत अब बदला हुआ भारत है। भारत आज एक ऐसी इकॉनमी है जो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी कोविड-19 से पहले थी, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी कोविड-19 के बाद है। और मुझे लगता है कि जो सिस्टम अभी चला हुआ बहुत ताकतवर है। तो इसलिए इनको डर है, इसीलिए ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट ऐसा हो कि जो कि एक वीक गवर्नमेंट आए। मगर ऐसा शायद बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्शन है, इलेक्शन में वही जीतेगा जिसने काम किया है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई इस 10 साल में भारत कहाँ से कहाँ चला गया है। आज एक कॉन्फिडेंट भारत है, आज एक आत्मनिर्भर भारत है, आज मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। आज भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड है, एक्सपोर्ट कर रहा है। 25,000 करोड़ का पैसा कमाएंगे अगले 2-3 साल में। आज भारत का नाम उन कंट्रीज में काउंट होता है जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा दे रहे। हमने कोविड-19 में जब सभी देश अपना ध्यान दे रहे थे, कम से कम 74 देश को हमने कोविड-19 की वैक्सीन भेजी और 17 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको मुफ्त भेजी अपने पड़ोसियों में। तो ये सच्चाई है, ये बदला हुआ भारत है। तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश तो नहीं चाहेंगे कि एक मजबूत गवर्नमेंट आए, जैसे प्रेजेंट मोदी की गवर्नमेंट है। वो चाहेंगे कि एक वीक गवर्नमेंट आए जिससे पाकिस्तान दबा पाए, जैसे पहले होता था। मगर ऐसा नहीं होने वाला। ये बदला हुआ भारत है, अब ये कॉन्फिडेंट भारत है। मनविंदर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाइडेन के उस बयान पर भी उसको बड़ा गंभीरता से लिया है, जिसमें बाइडेन ने कहा है कि भारत अप्रवासी से नफ़रत करने वाला है, यानी कि उसने उसको जेनोफोबिक कहा है और ये कहा है कि इसीलिए आर्थिक विकास में भारत पिछड़ा है। देखिए, ऐसी बात वो क्यों कर रहा है? क्या उनका माइंडसेट है? लेकिन विदेश मंत्री ने भी उन पे पलटवार किया और उन्होंने ये बिल्कुल साफ-साफ कह दिया कि हर धर्म और समाज के लोगों को भारत में अपनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो बाइडेन ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब क्या हो गया उनको? हाँ, देखो ये तो ठीक आप कह रहे हो। मनमीत 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कई बार जो इलेक्शन की स्पीच में जो बातें बोली जाती हैं, वो इलेक्शन के टाइम में होती हैं, उसका इतना महत्व नहीं होता। और ये हमें मान के चलना है कि वहाँ पर भी अभी इलेक्शन होने हैं और जिस प्रकार से सिचुएशन है कि जो बाइडेन हैं, वो एक प्रकार से डेमोक्रेट कैंडिडेट होंगे और इसी प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन कैंडिडेट होंगे, ऐसा लगता है। अगर आप देखें पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं इलीगल माइग्रेंट्स अगर यूएस में आते हैं तो वो उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाते हैं और ये सच्चाई है। मगर जो जो बाइडेन हैं जो कि डेमोक्रेट्स हैं वो सॉफ्ट हैं इलीगल माइग्रेशन पे भी। तो वो कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इलेक्शन ईयर है कि जो अमेरिका अपने माइग्रेंट्स को बहुत अच्छा ट्रीट करता है और आप देखें वो कंपैरिजन कर रहा था कि जैसे रूस है, चीन है, भारत है, जापान है, वो उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं करी क्योंकि वो माइग्रेंट्स को एक अपने देश के अंदर नहीं मिलाते हैं और एक प्रकार से उनके ऊपर भेदभाव करते हैं। वो जेनोफोबिक है, वो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। तो ये जी। इसका कोई तुक नहीं है, ना सिर ना पैर, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं। पारसी यहाँ पर आए, जूज यहाँ पर आए, जो भारत में आया भारत में समा गया। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आटे के अंदर नमक समाता है ऐसे। तो ये सच्चाई है, बड़ी बेतुकी बात बोली है जो बाइडेन ने। मगर उनका मुझे लगता है अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी तरफ इशारा था, ये दिखाने के लिए कि जो रिपब्लिकन हैं जो कि इलीगल माइग्रेंट्स के बिल्कुल बरखिलाफ हैं, जबकि रिपब्लिकन हैं वो कहते हैं माइग्रेंट्स अगर हैं तो हम उनको साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट वो अपने जो टारगेट करना चाहते थे डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को। मगर जो बात उन्होंने बोली जेनोफोबिक है भारत जैसा देश, वो बिल्कुल गलत है। इसका बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दिया कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट भी बेतुकी है। और यही नहीं, भारत के साथ अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और ये अगर आप देखें कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर फोमिया कुशिदा थे वो अभी अमेरिका गए थे, जापान के बारे में ये बोला। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कोई बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट नहीं दी। और ये अलग बात है कि आज ये साल इलेक्शन ईयर है, वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी की को टारगेट कर रहे थे। मगर मुझे लगता है ये बेतुकी बात थी। भारत बिल्कुल जेनफोबिक नहीं है और जापान भी मुझे लगता नहीं कि जेनफोबिक है। मनविंदर सर, एंड ऑफ दिस शो जिस तरीके से इन्होंने जो बाइडेन ने अपने चुनाव को या अपने राजनीतिक करियर को देखते हुए ये बयान दिया है, लेकिन अगर हम अपने प्रधानमंत्री को देखें तो वो कभी भी ऐसी छोटी बात नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला। देखो भारत का तभी तो दर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है कि जो सबको साथ लेके चलता है और भारत के अंदर हमारी एक पॉपुलेशन है एक 140 करोड़ से ज़्यादा और इसके अंदर सभी धर्म हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। और जो बाकी माइग्रेंट्स भी आए हैं वो भारत के अंदर समा गए हैं और भारत का हिस्सा है। भारत की उन्नति में उनका भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभी के सब बराबर है और किसी भी के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी का कास्ट का हो सकता है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होती है। यही तो भारत की एक प्रकार से आप कहोगे महानता है कि यहाँ पर इतनी लैंग्वेजेज हैं, इतने धर्म हैं, मगर हम सब एक हैं।
यही एक भावना से भारत एक लेसन देता है पूरे वर्ल्ड के लिए कि जो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सच्चाई है कि इसीलिए भारत अच्छा कर रहा है, इसीलिए भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और इसीलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। ये मान के चलना पड़ेगा कि भारत की आज की जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक डायनेमिक है, उनका एक विजन है, एक रोड मैप बनाया है कि 2047 तक भारत को हम डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाएंगे और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जिसके अंदर उन्होंने एक सबसे बड़ा माइलस्टोन किया है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें अपने हथियार खुद बनाने, और यही नहीं अपने हथियार पर भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो मुझे लगता है उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। आज ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनेगा, आने वाले 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। मनविंदर, मुझे ध्यान आया चलते चलते फवाद चौधरी का जो बयान 2 दिन पहले आया था, बड़े उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जीत जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ये क्या कहानी हुई सर? वहाँ देखो बैठ के जो सच्चाई, है हमारे इलेक्शन पे नज़र रखे हुए हैं। हाँ ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको को अंदर देखें। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके इलेक्शन फेयर नहीं होते। इमरान खान को आपने जेल में बंद कर रखा है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी सबसे मैक्सिमम सीट थी जिसके अंदर इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिल गए हैं, मगर वहाँ जो कोई भी, मैं ये कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वहाँ पर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और वो भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं। देखो सच्चाई है, भारत की जो डेमोक्रेसी एक मैच्योर है, यहाँ पर वही जीतेगा जो आवाम चाहेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मगर जो भी भारत के अंदर आएगा और इलेक्शन के बाद भारत में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी और ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना हो तो उसको फायदा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उनसे उनको बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और वो भारत से वो कहाँ से कहाँ ले गए। ये तो उनके गवर्नमेंट का स्टैंड है। मगर मनविंदर, मैं एक बताना चाहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया को देखें पाकिस्तान जी, में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर होता तो पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाता। ये सच्चाई है, ये आप देखेंगे सोशल मीडिया। बिल्कुल सही मगर कह रहे हैं आप। जो उनके मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी जैसे, उनको जब वो गवर्नमेंट में थे तब उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था, जो अब बाहर है तो अब उनको कौन सीरियसली लेगा। मगर ये सच्चाई है कि भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है इस गवर्नमेंट ने। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो स्टेटमेंट है बेतुकी है, ये अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है। मगर ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान का जो अवाम है वो बार बार यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आ जाती जैसे भारत के पास है, तो पाकिस्तान की ये हालात नहीं होती कि जो टूटने के कगार पे है, चाहे वो इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स हो या टेररिज्म हो। और ऐसा लगता है पाकिस्तान में सिविल वार होगा, उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, जैसे एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत के साथ मिलेंगे। मुझे लगता है यही होगा। तो ये सच्चाई है, उनको ये समझना पड़ेगा। मगर उनको ये हरदम अच्छा नहीं लगता कि भारत क्यों इतना आगे चला गया। उनको एक प्रकार से इससे भी बहुत बड़ी चेड़ है। मगर आज पाकिस्तान का अवाम जाग गया है। पाकिस्तान के अवाम को लगता है अगर उनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है, जो कि आज टूटने के कगार पे है। मनविंदर, सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि पाकिस्तान में स्थिति ये बन गई है कि वो कटोरा लेकर के जो भीख माँगने को मजबूर हैं। इसलिए अब उनका आवाम जो है, वो भी ये चाहता है कि उनके पास कोई मोदी हो, उनके पास कोई एस जयशंकर हो, बिल्कुल जो उनका बिल्कुल ख़्याल रखे। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन हाँ, मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपना ऐसे काम करते रहते हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मनविंदर। थैंक यू।